हाँ तो बच्चों, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की बात बताई गई है। मतलब 1789 में आप लोगों को पता ही है कि फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था और इस रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि फ्रांस को एक रिपब्लिकन कंट्री बनाई गई। तो शुरुआत में जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कई कदम उठाए जिसमें लोगों में जिससे कि लोगों के अंदर में मतलब कलेक्टिव आइडेंटिटी आ सके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आया था द आइडिया ऑफ ला पार्टी। देख रहे हो ना बेटा आप, तो यहाँ पे आइडिया ऑफ ला पार्टी मतलब फादरलैंड और ली सिटीजन जो कि सिटीजन, मतलब जैसे हमारे यहाँ मातृभूमि के लिए बोलते हैं ना मदरलैंड मातृभूमि, वैसे यहाँ पे फादरलैंड मतलब एक ही देश के लोग हैं और ली सिटीजन मतलब उस देश के रहने वाले सारे नागरिक एक हैं। तो इन सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और संविधान के अकॉर्डिंग ये सभी बराबर हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। दूसरा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें है न्यू फ्रेंच, एक नया फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, नए तरीके का। पहले का जो चलता आ रहा था वो रॉयल स्टैंडर्ड का था, अब जो आया फ्रेंच फ्लैग वो था ट्राई कलर, तिरंगा था वो। देखो यहाँ नीचे में है ना, ये जो इधर है ये है जो रॉयल स्टैंडर्ड का था और वो जो आपको इस साइड में दिख रहा है वो है हमारा जो न्यू इंट्रोड्यूस होकर के आया था। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट जो चेंजेस किया था वो स्टेट जनरल जो था, स्टेट जनरल की जगह में उन्होंने एक नया उसका नाम चेंज करके एक नेशनल असेंबली नाम दिया। स्टेट जनरल पहले हुआ करती थी, अब नेशनल असेंबली अब हुआ करती है, मतलब कि आफ्टर 1780 में। तो स्टेट जनरल की मीटिंग देखिए यहाँ बेटा, ये कैसा दिख रहा है ना, और जो नेशनल असेंबली है वो देखो कितना मॉडर्नाइज कर दिया गया है। ठीक, इसके अलावा नए नए हाइमन्स कंपोज किए गए, नए नए हैंड्स कंपोज किए गए, शपथ ली गई, मतलब कि गुणगान भी इसमें गाया गया जो शहीद लोग हुए थे उनके नाम पे, राष्ट्र के नाम पे ये सारी चीज़ें की गई थी, देश के नाम पे। ठीक, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी सामने में लाया गया जिसमें यूनिफॉर्म लॉज थे, मतलब कानून जो थे वो सभी के लिए बराबर थे। जितने भी सिटीज़न हैं एक एरिया में रहने वाले उन सभी के लिए कानून जो थे वो बराबर थे। इंटरनल कस्टम ड्यूटी मतलब कि आयात निर्यात वगैरह का जो टैक्स वगैरह जो होता था वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, और वेट या मेजरिंग सिस्टम जो था हर जगह के लिए पहले अलग अलग हुआ करता था, वो हटा करके अब एक ही मेजरिंग सिस्टम रख दिया गया था। लास्ट पॉइंट जो है, पहले फ्रांस में क्या था कि बेशक फ्रांस के लोग थे लेकिन हर जगह में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। अब क्या हुआ कि फ्रेंच को ही नेशनल कॉमन लैंग्वेज के तौर पे रख दिया गया। ठीक है बेटा, तो इस टॉपिक में तो हमारा ये जो क्वेश्चन है कि कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आई, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है आगे, अब जैसा कि फ्रेंच रिपब्लिक हो चुका था तो वो चाहता था कि यूरोप के और भी कंट्रीज जो हैं उनको भी फ्रीडम मिलना चाहिए, और यूरोप के कई शहरों में मिडिल क्लास के लोग थे, उन लोगों ने अब क्या किया कि फ्रांस को देख करके जैकोबिन क्लब्स वगैरह को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से फ्रांस ने यूरोप में भी नेशनलिज्म की भावना को लाने की कोशिश की। लेकिन लास्ट ईयर आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि धीरे धीरे फ्रांस में क्या हुआ कि पहले तो रिपब्लिकन कंट्री वो बन गया था, लेकिन फ्रांस में धीरे धीरे फिर बार बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते रहे और उस कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने का फ़ायदा उठाया नेपोलियन ने। नेपोलियन एक सिपाही था फ्रांस में, और उसने क्या किया वहाँ पे डिक्टेटरशिप जो थी उसे इस्टेब्लिश किया। बेशक नेपोलियन ने बहुत सारे मतलब कि चेंजेस करना शुरू किया। अब नेपोलियन ने जो सुधार किए थे उसे नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड के नाम से जानते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है नेपोलियनिक कोड को हम और क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे सिविल कोड भी 1804 नेपोलियनिक कोड को हम सिविल कोड भी कहते हैं। ठीक है बेटा,
तो नेक्स्ट है नेपोलियन के इस कोड में क्या क्या चीज़ें आई, मतलब उसने क्या क्या इसमें बदलने की कोशिश की। तो इसमें उसने जन्म के आधार पर जो लोगों को खास राइट्स मिले हुए थे उसे ख़त्म कर दिया। जैसे कि नोबेल और क्लर्की लोग जो थे उन लोगों को क्या था कि जन्म से ही कोई टैक्स देने का अधिकार नहीं था, तो ये चीज़ को हटा दिया उसने कानून के सामने राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब अब क्या था कि सभी लोगों के पास ये था कि सभी लोग प्रॉपर्टी जमा कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये होता था कि प्रॉपर्टी केवल नोबेल और क्लर्जी लोग जो है वही रख सकते हैं और थर्ड स्टेट के मेंबर जो है वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, तो इस चीज़ को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये सारी चीज़ें जो थी फ्रांस के कंट्रोल वाले हर जगह में रखी गई थी। और फ्रांस का कंट्रोल उस टाइम में जो था वो डच रिपब्लिक वाला एरिया था, जिसमें स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, है ना, ये सारे एरिया आते थे। और इन सारी जगह में सिंपल मतलब सिंप्लीफाइड किया था उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को, और फेडरल सिस्टम जो था उसे ख़त्म किया। पीजेंट जो किसान लोग थे उन्हें फ्री किया, उनके ऊपर जो कर्ज वगैरह था उन्हें भी मतलब उन सारे कर्ज से मुक्ति दिलाई। यहाँ पे देखो बेटा, ये है फेडरल सिस्टम, इसमें सबसे टॉप में जो है राजा हुआ करते थे, उसके नीचे जो है फिर आप देख रहे हो कि ये मतलब कि हमारे फर्स्ट स्टेट के लोग हैं, फिर नेक्स्ट वन जो है वो सेकंड स्टेट के जिसमें नोबेल और क्लर्की जैसे आते थे, और थर्ड जो है वो थर्ड स्टेट के जिसमें कि बिल्कुल छोटे लैंडलेस लेबर वगैरह ये लोग आते थे। तो ये जो फेडरल सिस्टम था, इस फेडरल सिस्टम को उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसके अलावा सर्फडम में क्या था, देखो यहाँ सर्फडम में क्या था कि लेबर्स को किसी के कंट्रोल में रह कर के काम करना पड़ता था, जिसे हम कहते हैं ना बंधुआ मजदूर की तरह, तो वैसे ही होते थे वो सर्फडम। तो ये सारी चीज़ें भी मतलब नेपोलियन जब आया तो उसने इन सब चीज़ों से इन लोगों को मतलब फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। ठीक है, हटा दिया, ये सारी चीज़ों को हटा दिया। ठीक, अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम नेपोलियन ने बहुत अच्छे कर दिए थे अपने टाइम में। हाँ, गाइड रिस्ट्रिक्शंस जो था उसे भी रिमूव किया था। तो देखो गाइड रिस्ट्रिक्शंस क्या था कि जो गाइड्स रिस्ट्रिक्शन क्या था कि जो शहरों में मतलब एक ऐसा बिजनेसमैन लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता था जो कि किसी और को वहाँ पे काम करने के लिए आज़ादी नहीं मिलती थी, इन्हीं के अंडर में रह करके जितने भी आर्टिस्ट वगैरह होते थे वो काम किया करते थे। तो ये गाइड रिस्ट्रिक्शंस को हटाया उन्होंने। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम देख रहे हो, पहले तो ट्रेन वगैरह नहीं थी, लेकिन अब जो था यहाँ पे ट्रेन का इंट्रोडक्शन हो चुका था, तो नेपोलियन ने इसकी भी शुरुआत कर दी थी। ठीक है, पीजेंट थे, आर्टिशियंस थे, वर्कर्स थे, ये सारे नए नए जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे, इन सबको इन सारी चीज़ों में अब आज़ादी मिल गई थी, क्योंकि पहले इनको बिजनेस वगैरह में तो आज़ादी नहीं थी, क्योंकि गाइड रिस्ट्रिक्शंस होते थे, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते थे। तो अब क्या था, ये सारे सुधार होने की वजह से मतलब लोगों को बहुत ही अच्छा लगने लगा। जो बिजनेसमैन थे और छोटे मतलब प्रोड्यूसर्स जो थे पर्टिकुलर रीजन में कुछ कुछ बनाने वाले, उन सब के लिए पहले क्या होता था कि हर जगह के लिए कानून, नियम और कानून अलग अलग होते थे। हर जगह का वेट मेजर्स जो होता था वो अलग अलग होता था। जैसे कि जर्मनी में था एल, मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही बताया है कि एल जो होता है उसमें क्या होता था, जैसे कपड़े नापने का हमारे यहाँ मीटर होता है ना 100 सेंटीमीटर का, तो वहाँ पे एल होता था। तो वो एल जो होता था वो हर जगह में अलग अलग उसका मेजरमेंट होता था, कहीं 52 सेंटीमीटर, कहीं 53 सेंटीमीटर, कहीं 57 सेंटीमीटर। तो ये जो मेजरमेंट का ये जो था हर जगह अलग अलग होता था, तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया नेपोलियन ने। इसके अलावा नेपोलियन ने एक और चीज़ की कि करेंसी जो थी, क्या था, जर्मनी में 39 स्टेट थे और लगभग 30 से ज़्यादा करेंसीज वहाँ पे होती थी, हर स्टेट के लिए अलग अलग करेंसी थी। तो वो सारी करेंसी को उसने हटा दिया था और लगभग मतलब कि एक जैसी करेंसी रखी। ये देख रहे हैं ना आप लोग, नेपोलियन की करेंसी ये है यहाँ, ठीक है। और इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स थी उसने इसे बहुत कम किया। अब देखो, जैसे नेपोलियन ने तो बहुत ही अच्छे काम कर दिए, बहुत ही अच्छा सुधार किया, लेकिन नेपोलियन ने
अपने अपने साथ जो ये सारे चेंजेस लेकर के आए, तो बहुत सारे चेंजेस के साथ साथ तो यूरोप की भी जनता चाह रही थी और यूरोप के और भी कंट्रीज़ के लोग चाह रहे थे कि ये सुधार उनके यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन नेपोलियन जिस हिसाब से ताकतवर था और अपने आप को आगे की ओर बढ़ाता जा रहा था, तो उसकी आर्मी जो थी वो भी मतलब आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। लेकिन आसपास के इलाके के जो राजा लोग थे या और भी कंट्रीज थे, 1815 में उन लोगों ने वाटरलू की लड़ाई की नेपोलियन से और नेपोलियन को हरा दिया। इस तरीके से देखिए यहाँ पे है कि फ्रांस में क्या क्या चेंजेस वो चाहता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने शो की है। जैसे कि लिबर्टी चाहता था, वर्टेनिटी चाहता था, है ना, और रिपब्लिकन कंट्री बनना चाहता था। तो ये सारे चेंजेस जो थे वो फ्रांस ने सबसे पहले मतलब डिमांड करना शुरू किया, और फ्रांस को देख के ही यूरोप के और कंट्रीज़ ने भी ये सारी चीज़ों को महसूस किया और अपने देश को एक रिपब्लिकन कंट्री बनाने के लिए, एक नेशन स्टेट बनाने के लिए मतलब तैयारियां करनी शुरू कर दी और स्ट्रगल मूवमेंट शुरू की। दैट्स ऑल, थैंक यू। और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास आते रहें। थैंक यू।